बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौहक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है उन्होंने आज तक किसी से डिक्टेशन ली, ना ही दबाव। अदालतें आज़ादी से फैसले करती हैं, कभी किसी के कहने पर फैसले नहीं दिए। चीफ जस्टिस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा ना करें, लोगों का भरोसा ख़त्म ना करें। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है, जजेस किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेते। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने, जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की हूं। ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। हर एक का मुहासबा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है, बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलत फहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना है, आज़ाद मीडिया और आज़ादी राय के बगैर आज़ाद अदलिया का तसव्वुर नहीं। हमारी जिम्मेदारी है अवाम में अपनी साख बहाल करें। कोई जज दबाव में आने की तौजी पेश नहीं कर सकता। अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। पीसीओ के तहत हलफ के खिलाफ हाथ से दरख्वास्त लिख कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से भी तकरीब से खिताब किया गया। उन्होंने कहा, कोई जज दबाव में आने की तौजीह पेश नहीं कर सकता, अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का कहना था कि आज़ाद मीडिया और आज़ादी राय के बगैर आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं। और इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना है, अदलिया पर भारी जिम्मेदारी आयद है। आइन और अवामी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत अदलिया की जिम्मेदारी है। अदलिया इन असूलों की पासदारी करती है जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ईवीएम से जाली वोट डालने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कहना है, अपोजिशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से महरूम रखा। अपोजिशन खुद अवाम की नज़र में गिर चुकी है। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन ने ईवान में बदनस्मी पैदा की। अपोजिशन ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से हर सूरत रोकने की हुकूमत को कोशिश की। आपने वो मंजरनामा असेंबली के अंदर देखा, किस तरीके से पेपर फाड़कर अपोजिशन के मेंबरान ने स्पीकर के मुंह पे मारे, गाली गलोच की, हुल्लड़बाजी की। और अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमियत रखता है वो कभी इन पार्टियों को माफ नहीं करेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने देख लिया, मैं अभी भी बहुत सारे समुंदर पार पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, आप में से भी खड़े हैं, इधर भी दोस्त खड़े हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने आखिरकार देख लिया कि ये वो लोग चोरी करके सारा पैसा वहां ले जाते हैं, कहते हैं वोट पेरिस में पड़ेगा, कहते हैं वोट रांझा साहब न्यूयॉर्क में डालेंगे या वोट चीमा साहब कैंसस में डालेंगे, रिजल्ट मुल्तान से निकलेगा, गुजरांवाला से निकलेगा। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सरमायाकारों को हंगामी बुनियादों पर सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा कि सड़कों और यूटिलिटी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मसाइल को भी जल्द हल किया जाए। चीनी सरमायाकारों ने फौरी एक्शन पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी तजारती वफ्द की मुलाकात हुई। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि चीनी ताजर गिलास, सेरामिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन की मशहूर मोबाइल साज कंपनी पाकिस्तान में एक मकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, जबकि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी कायम किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्मार्टफोन की सालाना दरामद पर बहुत ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत होगी, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के सरमायाकारों को सड़कों और यूटिलिटी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक मसाइल को हल किया जाए। खसूसी इक्तिसादी जोन्स में अपनी सरमायाकारी को तेज करने में गहरी दिलचस्पी पर सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं। चीन के सरमायाकारों ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। We feel it's very thankful to Prime Minister. People praise a lot about the help from Prime Minister. Many progress have been made and Chinese entrepreneurs are very encouraged. वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क न सिर्फ माजी और हाल में जुड़े हैं, बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों तक भी मुत्तहद रहेंगे। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अगले 6 या 8 माह में महंगाई नीचे आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जहलम में तकरीब से खिताब, बोले वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे मोहसिन हैं। हम वो मंसूबे लाए जिसका माजी में सोचा भी नहीं था। माजी में जंगलात को तबाह किया गया और कंक्रीट का जंगल खड़ा करके माहौल को तबाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान अगली नस्लों का सोचते हैं। इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी महंगाई की वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 6-8 महीने में इंशाअल्लाह ये महंगाई जो है ये भी नीचे जाना शुरू होगी। तरक्की का सफ़र वज़ीर आज़म इमरान खान तो हमारे तो मौसम हैं। देखें, हमने यहाँ पे जो मंसूबे इन इलाकों के लिए कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, हम तरीके इंसाफ में वो मंसूबे लेके आए हैं। कभी किसी लीडर ने इस शिद्दत के साथ, इस मोहब्बत के साथ इतना जोर कभी दरख्तों के ऊपर, माहौल के ऊपर दिया ही नहीं। जो माहौल के ऊपर वज़ीर आज़म जितनी बात करते हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर अगली नस्ल की बात कर रहे होते हैं। आप जो है 20,000 दरख्त इन 25 एकड़ के ऊपर लगाएंगे। 6,000 तालिब इल्म जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हमारे यहाँ जो किसान है उसको फसलों की कीमत पहली बार बराबर पूरी मिल रही है। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। पीडीएम आज पेशावर में मैदान से जाएगी। एहतजाजी मार्च में मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आफ्ताब शहबाव की शिरकत मुतवक्किल है। मुफ्ती महमूद मरकज से निकाली जाने वाली रैली पीर ज़कोड़ी पुल तक जाएगी, जहां पीडीएम के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे इरफान मुसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मुसाज़ई, आगाह कीजिएगा, इस रैली की तैयारियां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के बाद जो है वो पीडीएम आज पेशावर में जो है हुकूमत को टफ टाइम देगी। इसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। बड़ी तादाद में कारकुन जो है पीडीएम के वो मुख्तलिफ पार्टियों के, JYP के, मुस्लिम लीग के, कौमी वतन पार्टी के वो जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में उनका आना शुरू हुआ है। और ये रैली जो है ये मुफ्ती महमूद मरकज से निकाली जाएगी, जो कि पीर ज़कोड़ी पुल तक ये रैली जाएगी, जहाँ पर जो है वो मरकजी जो कायदीन है वो इस रैली से खिताब करेंगे। इस वक्त भी जो है वो कारकुनों की जानिब से जो है वो हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। बड़ी तादाद में कारकुन जो है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मरकजी कायदीन में जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के कोर मीडिया कोऑर्डिनेटर है उसके मुताबिक रैली से मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा मुस्लिम लीग के शाहिद खाकान अब्बासी और कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शरपो खिताब करेंगे। तो बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। 12 बजे का टाइम दिया गया था कि रैली निकाली जाएगी, लेकिन अभी तक कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और मुख्तलिफ हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की जा रही है। और महंगाई के खिलाफ जो है वो महंगाई के जो सताए अवाम है उनकी जानिब से जो है बड़ी तादाद में जो रैली में है वो शुरका इसमें शिरकत कर रहे हैं, चूँकि महंगाई के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान मुसाज़ई तफसीलात से आगाह करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी रुकावट दूर होने का इम्कान पैदा हो गया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। 4 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात पर 20 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए।
بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ حل۔ وفاقی حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا۔ چاروں صوبوں میں بلدیاتی انتخابات پر 20 ارب 64 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا کو فنڈز ملیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات پر 3 ارب 85 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پر 9 ارب 59 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اسی طرح بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر 4 ارب 30 کروڑ روپے اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات پر 2 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ ملتان میں سوئی گیس کے کم پریشر اور گیس بندش نے خواتین کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ خواتین کو کھانے پکانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ 92 نیوز ظہیر عباس سے۔ ظہیر عباس، بتائیے گا ملتان کے کن علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی سوئی گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی گھنٹے سوئی گیس غائب رہتی ہے۔ کم پریشر کی وجہ سے بھی خواتین کو کھانے بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم لودھی کالونی میں واقع گھر میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک خاتون ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بتائیں کہ گیس کا کیا شیڈول ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گیس تو سارا دن اب ہوتی نہیں ہے۔ جب بھی ہم لوگ کچھ پکانے لگتے ہیں تو گیس ہوتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کبھی سلنڈر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی لکڑیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ کام کرنے والی خواتین ہیں، ہم لوگ اتنا ٹائم نہیں لگا سکتی کھانا پکانے پہ، تو اس لیے ہم لوگ مطلب اس چیز پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ کبھی ہم لوگ سلنڈر مطلب گیس پہ تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں، اب ہم لوگ سلنڈر اور اس کے متبادل طریقے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا، اس خاتون کا یہی کہنا ہے کہ انہیں سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے سلنڈر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان کا اضافی خرچہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے بغیر ہی بچوں کو بھی اسکول بھیجنا پڑتا ہے، جبکہ دفاتر جانے والے افراد جو ہیں انہیں بھی کھانے کے بغیر ہی دفتروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ تو شہریوں نے مطالبہ یہی کیا ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ ملکہ برطانیہ کی گریٹر مانچسٹر میں نمائندے ڈپٹی لارڈ لیفٹیننٹ ڈاکٹر فیبروز اور ڈپٹی لارڈ لیفٹیننٹ مسٹر چارلز نے سیبس سولسٹر آفس مانچسٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں مانچسٹر میں بسنے والی ملٹی کلچرل کمیونٹیز کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے روابط کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جانیں گے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ سولسٹر بلال بابر، سولسٹر محمد سرفراز نے مہمانوں کی آمد پر انہیں گلدستہ پیش کر کے ان کا خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران مختلف ڈپارٹمنٹس کے بارے میں سولسٹر بلال بابر نے شرکاء کو سولسٹرز کی 10 سالہ کارکردگی اور کمیونٹیز کے لیے خدمات پر بریفنگ دی، اور مانچسٹر میں آباد کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ، بیم کمیونٹی میں روابط کو مزید بہتر اور استوار کرنے کے لیے اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سولسٹر بلال بابر، سولسٹر محمد سرفراز، ڈپٹی لارڈ لیفٹیننٹ ڈاکٹر فیبروز، ڈپٹی لارڈ لیفٹیننٹ مسٹر چارلز اور دیگر کا کہنا تھا کہ مانچسٹر ملٹی کلچرل معاشرہ ہے، جہاں ہر رنگ و نسل اور مذہب کے افراد اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، جسے معاشرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ So really delighted to be here and Manchester, Greater Manchester, a fantastic place to live, lots of people, from all backgrounds and ethnicities. And if I'm not mistaken, we have over 200 languages spoken in this great city. So, really fantastic. And, thanks to SABS for the amazing work they do and supporting communities. Delighted to be here, looking around SABS today. I am delighted as well to see such a multicultural agency or firm that caters for many of the needs of our diverse communities. So yes, it's just a pleasure to be here. سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں ڈیپٹی لیفٹیننٹ ڈاکٹر فیبروز اور چارلز کوکو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے آفیسز کا دورہ کیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیبس سولسٹرز ایک ملٹی کلچرل فرم ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں کہ جن کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ایک فرم کی حیثیت سے ان کی ہر طرح سے ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جا سکے۔ We've got people from various backgrounds that I'm trying to cater for, but because of COVID-19 and historical recession, no one's really got any disposable income. So we do need legal aid, and there's a lot of ladies who really need legal aid because they have very little disposable income, and they need injunctions, and they need various types of legal assistance, particularly related to financial claims, and we like to try and
get barristers on board, but you can only just if you've got legal aid. Personally, I think Manchester and Greater Manchester is a very multicultural city. There's a lot of different cultures and languages spoken amongst just general society and peers. ये कम्युनिटी इवेंट्स करवाने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को इकट्ठा बैठने का मौका दिया जाए ताकि डिफरेंट अपने आइडियाज़ डिस्कस करें और एक ऐसा कोहियन का माहौल पैदा करें कि इस शहर में सारे कम्युनिटीज़ मिलजुल कर तरक्की में हिस्सा ले सकें। दौरे के मौका पर डायरेक्टर गेम ग्रुप तौसीक हैदर और इरशाद अली भी मौजूद थे, जिन्होंने कम्युनिटीज़ के दरमियान राबतों के फ़रोग और हम आहंगी के लिए इक़दाम से इत्तफाक किया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। दुनिया भर के सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अजवा ने अपनी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। ग्लासगो के मकामी होटल में होने वाली अजवा की पुरवकार तकरीब में स्कॉटिश प्रेस क्लब के अहदेदारों और कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और अजवा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर तंजीम की तफसीली मालूमात के लिए वेबसाइट को भी मुतारफ़ करवा दिया गया। शाहिद में रिपोर्ट करेंगे। के मजबूर और पसमानदा तबकात की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अजवा मैदान अमल में आ गई। ये तंजीम न सिर्फ बरतानिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में बसने वाले सहाफ़ियों की मदद करेगी। इन सहाफ़ियों की आलमी प्लेटफार्म पर भरपूर आवाज़ बनेगी। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की पहली बाज़ाब्ता तकरीब हुई, जिसमें सहाफ़ियों के साथ साथ इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब की निकाबत के फ़राइज़ कैसर हबीब कादरी ने सर अंजाम दिए, जबकि स्कॉटिश प्रेस क्लब के मेम्बरान ने दुनिया भर के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर तफसीली इजहार ख्याल किया। तकरीब में इंटरनेशनल वेलफेयर एसोसिएशन अजवा की वेबसाइट को मुतारफ़ करवाते हुए बताया गया कि ये तंजीम दुनिया भर में सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेज से मुतल्लिका तकनीकी स्टाफ समेत तमाम ज़राए अबलाग से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन की फलाह बहबूद और उनकी माली और अखलाकी मदद को यकीनी बनाएगी। शुरका का कहना था कि तंजीम के प्लेटफार्म से वसी एशिया, खलीज समेत ऐसे ममालिक के सहाफ़ियों, कैमरामैनों और तकनीकी स्टाफ पर मबनी तफसीलात को वेबसाइट के जरिए हर खास आवाम के लिए मुहैया किया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद की मुश्किल मामलात में न सिर्फ मदद की जाए बल्कि मुतल्लिका हुकूमतों पर दबाव डाला जाए कि वो सहाफ़ियों के कत्ल, अगवा और उन्हें हरासा किए जाने के वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करें। जो आज का फंक्शन अरेंज किया गया था इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, आज से पहले कोई ऐसी सोसाइटी या कोई ऐसी एसोसिएशन जो मौजूद नहीं थी। जो एवान साहब ने थिंकिंग की इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे वेल ऑफ होने के मकसद ये नहीं कि हम अपने बैक होम में लोग जो पीपल हैं उनको भूल जाएं। सहाफ़ियों के लिए ये तंजीम बनाई गई है। पाकिस्तान में जो गरीब बेचारे या जिन पर शहद होता है उनकी बेहतरी के लिए हम उनके साथ हैं, उनके बच्चों के साथ हैं। यूके में ये जो वेलफेयर ट्रस्ट खोला है इन्होंने, बहुत ही अच्छा इक़दाम है। मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने जो ये फंक्शन किया है, जो इजलास किया है, ये सहाफ़ियों के जो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं जिन बेचारों के उधर हालात अच्छे नहीं होते, उनकी कोई केयर टेक नहीं होती, उनके लिए आपका ये फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है। तो अल्लाह ताला आपको इसमें तरक्की दे। जो भी सहाफ़ी बरादरी के मतलब मैंने इधर सुना, जो भी इधर सबके व्यू हैं बहुत अच्छे थे और हम सब उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ के जितने सहाफ़ी हैं उनको सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डोनेशन इकट्ठी करेंगे जो कि पाकिस्तान में जो मजलूम सहाफ़ी हैं या ज़रूरतमंद सहाफ़ी हैं उन पे इंशाल्लाह खर्च की जाएगी। हमारी हमेशा से यहाँ जो यूके के सहाफ़ी हैं, कोशिश रही है कि हम अपने पाकिस्तान में बसने वाले सहाफ़ियों की किसी न किसी तरीके से मदद करते रहें। इस सूरत में आज जो हमारी तंजीम है उसकी वेबसाइट की भी लॉन्च हो चुकी है। हाँ, कोई हमारे जो स्कॉटलैंड में या यूके में इसमें हिस्सा डालना चाहे दाम में दरने सुखने, वो वेबसाइट पर जाके इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है और इसमें वो अपना हिस्सा भी डाल सकता है। इस मौके पर तकरीब में मौजूद प्रेस क्लब्स के नुमाइंदों ने अजवा को अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में मौजूद प्रेस क्लब्स की जानब से भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अगराज़ व मकासद की भरपूर तायद की गई है। तकरीब में खसूसी तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मकबूजा जम्मू कश्मीर और मिडल ईस्ट के इन इलाकों का जिक्र किया गया जहाँ ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद अपनी जानों की परवाह किए बगैर सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल हैं और इन इलाकों को आलमी इदारे सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन करार दे चुके हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।
ANP کے قائد افتخار حسین پر قاتلانہ حملے کی کوشش پر برطانیہ میں ANP کے مقامی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے حکومت پاکستان سے سیاسی قائدین پر ایسے حملوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. رہنماؤں نے اس حوالے سے ANP برطانیہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا. رہنماؤں نے اپنے پیغام میں مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے. میاں افتخار حسین پر آج جو سخا کورٹ میں ان کے جلسے کے دوران جو قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور یہ سیکیورٹی لیپس ہے جو مقامی انتظامیہ ہے وہ ان کی یہ فیلیور ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو ایک ہائی پروفائل شخص ہے جن کو مسلسل تھریٹس مل رہے ہیں تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں یہ ان کی ناکامی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جو واک تھرو گیٹ بنانا چاہیے تھا جو نہیں تھا وہاں پہ، اور ایک ایسا شخص جو پستول سمیت پورے بڑے جلسے میں ان کی طرف کیسے پہنچ گیا. تو لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی مکمل تحقیق کی جائے. یہ واقعہ ہوا ہے میاں افتخار حسین صاحب پہ جو قاتلانہ حملوں میں، پہلے تو ہم جو ہے وہ ANP UK اس کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور یہ واقعات جو ہے یہ اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ریسنٹلی ان سارے قائدین جن کو لائف تھریٹس تھے ان سے جو ہے نا سیکیورٹی لی گئی ہے، اور دوسری طرف جو آج کل کی حکومت ہے اور جو اسٹیٹ ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے طالبان کے ساتھ اور باقی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جنگ بندی ہوگی اور سارا کچھ ہو گیا. تو جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور امن نہیں ہوگا تب تک یہ سلسلے جو ہے وہ چلتے رہیں گے. تو ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں جن کو لائف تھریٹس ہیں، جن کو جو ہے نا ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے، اور میاں صاحب پہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی مکمل تفتیش کی جائے، اور جو بھی اس کے میں انوالو ہے ان لوگوں کو جو ہے نا سزا دی جائے. پاکستانی نژاد برٹش باکسرز حسن عظیم اور آدم عظیم پروفیشنل فائٹ کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں. 20 نومبر کو ویمبلی ارینا میں ہونے والی پروفیشنل فائٹ کے لیے سلاؤ کے مقامی جم میں دونوں بھائیوں نے بھرپور ٹریننگ کی. اس موقع پر کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں موجود تھی. حسن اور آدم کا کہنا ہے کہ وہ دونوں بھائی مستقبل میں باکسنگ کے بڑے اعزاز اپنے نام کریں گے. بیورو چیف کے غلام حسین روان اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر بھائیوں کی جوڑی کا کچھ نیا کرنے کا عزم. حسن عظیم اور آدم عظیم کئی اعزازات اپنے نام کر چکے. دونوں بھائیوں نے عالمی باکسنگ مقابلوں کے ٹائٹلز پر نظریں گاڑ لیں. تھوڑے ہی عرصے میں برٹش پاکستانی نژاد دو بھائی حسن عظیم اور آدم عظیم نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کئی ٹائٹل اپنے نام کر کے باکسنگ کی دنیا میں ہلچل مچا دی. حسن عظیم جو 66 کلو گرام وزن کیٹیگری میں جونیئر BA چیمپو، یوتھ ABA چیمپو، یورپین سلور میڈل اور یوتھ اولمپک میں براؤن میڈل اپنے نام کر کے کامیابیوں کی طرف گامزن ہیں. جبکہ چھوٹے بھائی آدم عظیم بھی جونیئرز کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے یورپین یوتھ سلور اور یورپین جونیئرز میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. فرسٹ اسیس سپورٹس کمپنی جو کئی عالمی شہرت یافتہ باکسر تیار کر چکی ہے اب ان دو بھائیوں کو بھی پروفیشنل باکسنگ کے لیے تیار کر رہی ہے تاکہ انگلینڈ کے لیے مزید ٹائٹل جیتے جا سکیں. بڑے میاں حسن عظیم 20 نومبر کو ویمبلی ارینا میں ہونے والی فائٹ سے اپنی پروفیشنل باکسنگ کا آغاز کریں گے، جبکہ چھوٹے بھائی آدم عظیم اپنی پہلی پروفیشنل فائٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوسری فتح حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. سلاؤ کے مقامی جم میں جب دونوں بھائی ٹریننگ کے لیے رنگ میں اترے تو مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں موجود تھی. انٹرنیشنل باکسرز کو ٹریننگ دینے والے شہرت یافتہ ایس کمپنی کے ٹرینر بیری میگوگن کا کہنا تھا کہ دونوں بھائیوں کی 20 نومبر کو ہونے والی پروفیشنل فائٹ کے لیے انہیں بھرپور ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. امید ہے دونوں بھائی بہترین پرفارم کریں گے. So we had a good day's training today with a media workout. It's great turnout. The boys are in great shape. You know, it's a week on. It's coming up to 2 weeks now. So. You know, they're in really good position and you know, I'm happy with where they're training at. حسن عظیم اور آدم عظیم کے والدین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ان کے بیٹے اپنے کھیل کی بدولت پاکستان اور انگلینڈ کا نام روشن کریں گے. بچوں کی فائٹ ہے تو میں آج بہت خوش ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جو ان کی فائٹ آنے والی ہے 20 نومبر کو ویمبلی ارینا میں اس کے لیے وہ اچھا کھیلیں اور کشمیر اور پاکستان اور انگلینڈ کا نام روشن کریں. 20 نومبر ہمارے دونوں بیٹے کی فائٹ ہوگی ویمبلی ارینا میں. یہ کمیونٹی کے لیے اچھا ہوتے، یہ برٹش پاکستانی کے لیے کشمیریوں کے لیے یہ ساتھ دے رہے ہیں. یہ برٹش
बोन है, लेकिन ये दिल भी पाकिस्तान का। हसन और आदम का इस हवाले से कहना था कि वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में कामयाबियां समेट कर मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कम्युनिटी से उनकी कामयाबी के लिए दुआ की अपील की। We fight on the 20th of November at the SSC Arena, Wembley. My preparation for this camp has been amazing. Training with the McWiggins, having a backup by my management company, which is First Access Sport. So everything's been going great. Today was a great media workout today, and everyone turned up and looking very sharp, and I cannot wait for the 20th of November. I've got my fight coming on 20th of November at SSC Wembley Arena. Everyone tune in, and I just can't wait to get started. I just had a public workout with all my fans, all my family, supporters, everyone come down. Thank you very much for everyone coming down as well. इवेंट में शरीक मुकामी अफराद का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये बाइस फ़ख्र है कि ये दोनों भाई मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की दुआएं इनके साथ हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इनको देखना। आपके इनका टैलेंट आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। दे आर फ्यूचर सुपरस्टार्स आई थिंक ऑफ इस्लाम, और पूरी कम्युनिटी को उन्होंने गादर की हुई है। तो हम सब इनके पीछे हैं, और मुझे तो देखने में लगता है कि ये फ्यूचर सुपरस्टार है 100%। इनकी 20 तारीख को वेम्बले अरीना में प्रोफेशनल फाइट है, तो मैं आप सब लोगों से दुआ करने की कोशिश करता हूं कि इनको अल्लाह ताला कामयाब बनाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। And yeah, it's been fantastic having everyone come out here today, support them. A lot of people getting to see them for the first time, so they're enjoying it a little bit in terms of understanding what the boys are about, what they bring to the table. So yeah, we're just here trying to make their journey as comfortable as possible. Fantastic environment. दोनों बॉक्सर भाई पुर उम्मीद हैं कि वेम्बले अरीना में प्रोफेशनल फाइट जीतकर वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे और मुस्तकबिल में आमिर खान की तरह मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। हासिलों की मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मज़ालिम के खिलाफ यूपी हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में एहतजाजी धरना दिया गया। एक्सटर्नल एक्शन सर्विस और यूपी कमीशन के दफातर के सामने एहतजाजी धरने का एहतमाम कश्मीर काउंसिल EU ने किया। मजीद जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की तैयार करदा रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर इत्माम यूरोपी हेडक्वार्टर ब्रसल्स में एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस और यूरोपी कमीशन के दफातर के सामने जमा हुए और भारतीय मुजालिम की मजम्मत की गई। धरने में शरीक अफराद ने भारतीय जुल्म सितम का शिकार कश्मीरी अफराद के बच्चों और खवातीन की तस्वीर उठा रखी थी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों की हिमायत और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज करने वालों का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में सिविलियन का पै दर पै कत्लेआम काबिल मुजम्मत है। इन वाक़यात के अलावा भारत सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत और हिरासत के दौरान कत्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है। चेयरमैन काउंसिल EU अली रजा सैयद ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व सितम दिन ब दिन बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की गंभीर सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। 70 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर रखा है और अब तो इंतहा हो गई है। मुदस्सर गुल और अल्ताफ़ भट्ट को जिनको शहीद किया गया, जो सिविलियन थे, उनको कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया उनका, और उनकी लाशें भी जो हैं वर्षा के हवाले नहीं की जा रही। और ये सिलसिला मकबूल भट्ट से शुरू हुआ, अफजल गुरू से शुरू होता हुआ अली शाह गिलानी तक आया, लाशें वर्षा के हवाले नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि ये आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है और ये इंसानियत की भी तौहीन है। और जो अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं और जमहूरियत के लंबरदार हैं, वो ये काम कर रहे हैं और ये उनका चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है। आलमी बरादरी से हम अपील करते हैं कि वो यूनाइटेड नेशन की चार्टर की पासदारी करते हुए और ये जो कश्मीरियों का जेनोसाइड है इसको रोकने के लिए अपना एक अमली रोल अदा करें। अली रजा सैयद ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी खसूसन यूरोपी यूनियन इस मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, स्पेन। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गैर सियासी तंजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। ओवरसीज़ को वोट का हक मिलने पर शुरका ने खुशी का इजहार किया। तफसीलात के लिए देखेंगे अमरीका से खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट।
दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी भी अब पाकिस्तानी इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। वोट का हक मिलने पर दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी बेहद खुश हैं। मुख्तलिफ तबकात की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। इस हवाले से न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार के शुरका ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे उन्हें पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने में मदद मिलेगी। वो मुंतखब नुमाइंदों के चुनाव में किरदार अदा कर सकेंगे, जिसका मुल्की सियासत पर मस्बत असर पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। शुरका ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ऑनलाइन वोटिंग के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शानदार इकदाम पर PTI हुकूमत को बेहद सराहा। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया है कि वोट की सूरत में मिलने वाली इस ताकत का ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे पाकिस्तान का फायदा होगा। आखिर में तंजीम के चेयरमैन जहर अहमद महर, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करी है। अब वो आगे कैसे होगी और क्या होगा, ये हर कोई भी चीज़ जब नई शुरू होती है हमें उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें नेगेटिविटी क्या है। एक ये वोटिंग का हक मिला है, अब इसके साथ आगे चलें, देखिए वो कैसे जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान एक सियासी तौर से मुस्तहकम होने जा रहा है। इसमें बैरून मुल्क आपकी इज्जत होने जा रही है कि आपके वोटिंग राइट हैं। यू नॉट ए बैकवर्ड कंट्री के जी अपने मुल्क में जाके आपने वोट देना है, कुछ नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो कंप्लीशमेंट है वो गवर्नमेंट को ही जाता है, जिन्होंने कि आफ्टर 7 years 1971 में जो चीज़ एक हुई भी है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम उनको मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। अरसे बाद ये एक खुशी की लहर इस तरह हो रही है कि जैसे कोई बड़ा अचंभा हो गया। ये आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम बाहर मकसद के लिए आए हैं, लेकिन हम स्टिल पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे। तो मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी वक्त तो ख्याल आया कि हमें लीगली तौर पर पाकिस्तानी मान लिया गया है। अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं, उनके पास बेशुमार नॉलेज है, मल्टी कल्चर नॉलेज है, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जो आपको सिखाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क अभी उस मकाम पे खड़ा है। तो मेरा ख्याल में इसी साथ इसको एक बारिश का पहला कतरा लेके चलना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और शेख शकील ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि OPFH सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद और पाकिस्तान में उनके हकूक के लिए जंग लड़ती है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमेरिका। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जश्न जारी है। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए आप भी देखिए। मेरी तरह दीगर कई पाकिस्तानी जिनको हमेशा एक आरजू थी कि हम भी पाकिस्तानी की सियासत में अपना हिस्सा डाल सकें या कम अज़ कम हम एक वोटर बन सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए एक हवा का खुशगवार झोंका मिला है और हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने की करारदाद मंजूर कर ली। तमाम अहले वियाना को मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट डालने का इख्तियार दे देंगे। PTI की ये बहुत बड़ी जीत है। हम पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज उनको उनके वोटिंग का हक मिला और अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा उनको इज़्ज़त और आला मकाम दे। मैं तकरीबन 30 साल से ऑस्ट्रिया में हूँ। हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि हमें ओवरसीज़ को वोट का हक मिले। आज माशाल्लाह PTI गवर्नमेंट ने हमारी ये दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है। हम इनके बहुत मशकूर हैं। तारीखी दिन के मौके पे मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये वोट का हक दे के हमारा बेसिक राइट हमें दिया है। और इनको इमरान खान साहब को और PTI गवर्नमेंट को मुबारक हो। असम्बली के जॉइंट सेशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक की करारदाद मंजूर की गई है, जिससे मुझ समेत लाखों पाकिस्तानी जो अपने मुल्क से बहुत दूर बैठे हैं, जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया से अपनी राय दे सकते थे, अब जब भी हमारे मुल्क में इलेक्शन होगा हम अपने अपने नुमाइंदों को
यहाँ बैठ के हम उनको मुंतखब कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो ख्वाब देखा, जो विज़न देखा, आज उसकी ताबीर हम सब ने देख ली। ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि हम इतने मुहिब वतन पाकिस्तानी, हमें भी ये हक़ मिला कि हम वोटिंग कर सकें। ये दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों की दरीना ख्वाहिश थी कि हमें यहाँ रहकर अपने वोट का हक़ मिले, और जो आज से हम अपना हक़ जो है वो वोट डाल के अपना पूरा कर सकेंगे, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मौजूदा हुकूमत को जाता है, और हम इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके इस इक़दाम पर बहुत खुशी हुई है। जिस तरह उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़, बेसिक बुनियादी हक़ दिलाया, और एक बसीदा इंतखाबी सिस्टम में जिद्दत लाने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, अपना इंतखाबी वादा पूरा किया है, इस पे उनका शुक्रिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनको वोट देने का जो हक़ तफवीज़ किया है और इसके लिए करारदाद मंजूर कर ली है, वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस, उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे देरीना ख्वाहिश की तकमील की है। ये फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी और एक ऐसा खुश आइंद अमल होगा जिससे वो पाकिस्तान में अपने किरदार को और बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज से अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकेंगे। कुछ फैसले मुल्क और कौमों के तकदीर के बदलने का सबब बनते हैं, और आज का ये तरीक़साज़ फैसला उनमें से एक है। आज हमें एज ओवरसीज़ जो वोटिंग का जो हक़ दिया गया है, इससे हमारा कौमी तशख़्ख़ुस बहाल हुआ, हमारा इत्मीनान गवर्नमेंट पे बहाल हुआ, और हमें उम्मीद है कि इमरान खान आइंदा भी जो वादे उन्होंने किए हैं अपनी कौम से, उसमें वो सरतोड़ कोशां हैं। ऑस्ट्रिया के वज़ीर आज़म ने कल से मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। वैक्सीन लगवाने या न लगवाने वाले तमाम शहरियों पर घरों से बाहर निकलने की पाबंदी आयद कर दी गई है। वसीम काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में कोरोना की वबा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। हालात काबू से बाहर होते देखकर वजीर आज़म ने मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया, जो अगले माह तक जारी रहेगा। लॉकडाउन मुल्क भर में हर शहरी पर लागू होगा, चाहे उसने वैक्सीन लगवाई हो या नहीं। शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ताहम जान बचाने और अमलाक को फौरी खतरा से बचाने, माजूर और मुहताज लोगों की देखभाल, खानदानी जिम्मेदारियों की तकमील और दीगर जरूरी मकासद के लिए शहरियों को नरमी दी गई है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे और सिर्फ रेस्टोरेंट, डिलीवरी और जरूरियात जिंदगी की अशिया के स्टोर हिफाजती इकदामात के साथ खुलेंगे। वफाकी हुकूमत और गवर्नर ने इस मौका पर शहरियों से अपील की है कि घरों में रहकर स्कूल के बच्चों की देखभाल करें। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस सख्त इकदामात करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने हर जगह मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, मगरिब आज़ादी इजहार राय के साथ मुसलमानों के जज्बात को भी मद्देनजर रखे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी का मजीद कहना था, मुसलमानों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन मगरिब में आज़ादी इजहार राय के नाम पर गुस्ताखाना खाके मुसलमानों के लिए शदीद तकलीफ का बायस बनते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए मगरिब आज़ादी इजहार राय के साथ मुसलमानों के जज्बात को भी मद्देनजर रखे। इंसानी तारीख में तासुब और मजहबी इख्तलाफ ने मुतासिबाना पॉलिसी को जन्म दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना था, भारत अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना कानून साजी से बैनुल मज़ाहिब इख्तलाफात को हवा दे रहा है। अक़वाम के माबैन तनाव और इख्तलाफ कम करने के लिए दुनिया भर के लोगों को करीब लाना होगा। सदर मुमलिकत ने मजहब को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भी मजम्मत की। न्यूयॉर्क में इंतजामिया ने ट्रैफिक और आलूदगी में इजाफे पर काबू पाने के लिए हल ढूंढ लिया। गाड़ियों पर रश फीस लगाने का मंसूबा तैयार। मैनहट्टन के इलाके को आलूदगी और ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए नया नाज़ाब्ता इखलाक बना लिया गया है। इलाके में दाखिल होने वाले ड्राइवर्स को जल्द रश फीस के मद में इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। इस हवाले से जानेंगे